हेलो दोस्तों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से अपन ने भूगोल की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की एक क्विज लेके अपन आएंगे और उसमें आज जो होगा बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन होंगे और जो टॉपिक होगा आज का जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। नेक्स्ट जो क्विज होगी ना वो बेहतरीन और अनटच क्वेश्चन उसमें डाले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले विदाउट एनी फर्दर डिले। आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित है। पुदुचेरी जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्षेत्र विभाजित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा। एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले अगर आपको पता हो तो ये अपना जो इंडिया हो गया, साउथ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये जो राज्य है ना, यहाँ पे ये जो राज्य ये अपना केरल है और ये जो राज्य यहाँ पे ये है तमिलनाडु और तमिलनाडु से ऊपर जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। और जिस केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है ना क्वेश्चन में, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत के वर्तमान में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्र 3 राज्यों में विभाजित है। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में उसमें 4 जिले हैं। पहला जो जिला है वो पुदुचेरी के नाम से ही है। दूसरा जो जिला है वो है कराईकल। तीसरा जो जिला है वो है यनम और चौथा जो जिला आएगा वो आएगा माहे। 4 जिले होते हैं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में और चारों ही जिले जो हैं वो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। जैसे अब मैं बात करूं पुदुचेरी और जो कराईकल है ना, पुदुचेरी और कराईकल दोनों के दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखो यहाँ पे ये पुदुचेरी के जस्ट नीचे है कराईकल, तो पुदुचेरी और कराईकल वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यनम की अगर बात करें तो यनम है आंध्र प्रदेश में, और माहे की बात करें तो माहे जो डिस्ट्रिक्ट है तो पुदुचेरी का पॉलिटिकल, लेकिन ज्योग्राफिकल जो एरिया जो पड़ता है माहे का वो पड़ता है केरल में। तो पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पुदुचेरी जो था वो पहले किनके अधीन होता था? फ्रांसीसियों के अधीन था। फ्रांस का कब्जा था यहाँ पे और पुदुचेरियों को फ्रांसीस कब छोड़ के गया, कब पुदुचेरी जो था आज़ाद हुआ फ्रांसीसियों से? वह 1 नवंबर 1954 को। और पुदुचेरी जो था, आपने अगर नाम सुना होगा पुदुचेरी का पहले जो नाम होता था ना, पुदुचेरी का पहले नाम होता था पौंडीचेरी। पहले नाम होता था पौंडीचेरी, है ना, पहले नाम होता था पौंडीचेरी और वर्तमान में पौंडीचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया। क्या कब किया गया? ये किया गया 2006 में। 2006 में पौंडीचेरी से कन्वर्ट करके इसको कर दिया गया पुदुचेरी। ठीक है, तो इतना इसके बारे में आपको याद रख लेना। चलो अब आंसर इसका देखें अपन। तो पहला देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में नहीं है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल राइट होगा क्योंकि तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल पड़ते हैं, केरल में माहे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आसाम कुल मिलाकर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? आसाम राज्य पूछा कि कितने राज्यों के साथ भारत में टच करता है आसाम। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं अपन। देखो, असम की अगर बात करें तो मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हमें बात करनी ही पड़ेगी।
जैसे ये अपना सिक्किम हो गया, सिक्किम से आगे चलेंगे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया अपना, और अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, और ये हो गया बांग्लादेश। ये अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें हैं राज्यों की, अगर बात करते हैं, देखो ये सिक्किम हो गया, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे भी फिलहाल। अगर ये बात करें हम यहाँ पे, ये जो राज्य है ना भारत का, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल जस्ट नीचे आएंगे ये राज्य हो गए नागालैंड, नागालैंड, और नागालैंड से जस्ट नीचे आएंगे मणिपुर, और मणिपुर से जस्ट नीचे आएंगे ये जो है, ये है मिजोरम, रम भुलाए गम, मिजोरम। चलो ये जो है यहाँ पे, ये जो राज्य है यहाँ, ये है बांग्लादेश की जो अंदर की तरफ जो बसा हुआ वो है त्रिपुरा, और यहाँ पे ये जो राज्य है, ये राज्य भारत का है मेघालय, जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है ना, मौसिनराम चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है भारत में। और इसके अलावा जो ये हिस्सा बच गया है ना आपके सामने, ये वाला जो सारा का सारा जो कंप्लीटली ये भारत का राज्य है असम राज्य। अब असम राज्य के इधर वाले स्टेट हो गए जिनको सेवन सिस्टर, ये 7 राज्य भारत के जिनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, इनके अलावा जो ये यहाँ पे जो कंट्री हो गया, ये तो बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश से इधर से एक और राज्य भारत का आया हुआ है जो अंदर की तरफ धसा हुआ है ऐसे करके, ये वाला, ये जो राज्य है ये है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। अब देखो आपके सामने है कि कौन कौन सा राज्य जो असम के साथ सीमा बनाता है। सबसे पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, अंदर की तरफ आया हुआ है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा, और सातवां मेघालय। तो असम के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत में? 7 राज्यों की। देखो इधर वाले जो राज्य हैं असम से इधर वाले, इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर में असम 6 के 6 अपने को छोड़ के 6 के साथ सभी के साथ सीमा बनाता है, और इधर एक एक्स्ट्रा आके लगेगा पश्चिम बंगाल, जो पूरा घूम फिर के आया हुआ है और हल्का सा आके टच कर देता है असम को। ठीक है, तो याद रख लेना है। आसाम भारत में दूसरे सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य भी है। असम के साथ 7 राज्यों की सीमा लगती है भारत में, है ना, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एक बार आंसर अपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, बिल्कुल है। 9 ऐसे भारत में राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्योंकि देखते हैं भाई, गुजरात के निकट समुद्री जल की लवणता अधिक है। बिल्कुल अधिकता तो है, लेकिन आगे चलते हैं अपन एक बार। गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात से ही शुरू किया था। बिल्कुल किया था, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था ना, साबरमती से दांडी गए थे पैदल। कांडला पोर्ट से नमक का निर्यात होता है, बिल्कुल होता हुआ। कांडला जो पोर्ट है भारत का जवाहरीय बंदरगाह एक ना। नेक्स्ट है, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्प द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि नमक तो हर जगह कहीं भी बनाया जा सकता है ना। तमिलनाडु में भी समुद्र लगा हुआ, आंध्र प्रदेश में भी लगा हुआ, उड़ीसा में भी, लेकिन यहाँ कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से गुजरात में सबसे ज्यादा नमक बनाया जाता है? तो एक तो वर्षा कम होगी इस कोस्ट पे, है ना, जिससे कि क्योंकि वर्षा अगर कम होगी तो नमक के लिए आइडल सिचुएशन होगी वो। और दूसरी चीज क्या होगी, अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्प द्वारा नमक के उत्पादन के लिए, मतलब नमक में जो आर्द्रता, जो पानी में जो आर्द्रता होगी ना, वो वाष्पीकरण बहुत जल्दी यहाँ पे हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे नमक का उत्पादन के लिए आइडल कंडीशंस होती है, आदर्श गुजरात को माना जाता है। तभी तो गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और भारत के कितने राज्य समुद्र से लगे हुए, बात याद रख लेना, भारत के 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगे हुए हैं। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है? चलो इसको भी एक बार समझ लेते हैं अपन।
मैप के थ्रू, क्योंकि चीज़ें अगर मैप से आप याद रखोगे ना तो जिंदगी भर आपको याद रहेगी। अगर स्टार्ट कर दिया ना, ज्योग्राफी रटने से कभी भी याद नहीं होगी। तो बार बार आप भारत का मैप देखिएगा, आपको पता होना चाहिए एक्यूरेट कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। अब भारत की अगर बात की जाए तो कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, मैं जो भी राज्य हूँ आपके सामने क्लियर कर देता हूँ अभी, कौन कौन सा राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाएंगे। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाता है। यहाँ से नीचे चलेंगे, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान, और ये अपना अरुणाचल प्रदेश, ये मिजोरम, त्रिपुरा, और ये हो गया अपना इंडिया, है ना। चलो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले ये जो यहाँ पे ये जो राज्य है भारत का, ये है JNK, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश अपना लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के साथ कौन कौन सा देश है जो सीमा बनाता है वर्तमान में अगर बात करें अपन, तो जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ तक लगता है, ये नीचे की तरफ ये लगता है पाकिस्तान, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के साथ केवल एक ही देश सीमा बनाता है, तो इसको छोड़ देंगे अपन। अब ऊपर पाकिस्तान लगता है, यहाँ से अफगानिस्तान लगता है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा ऊपर ये चाइना लगा हुआ है, ठीक है, ये चाइना, चीन। तो एक तो भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जिससे 3 देशों की सीमा लगेगी। देखो यहाँ से पाकिस्तान लगा हुआ, ये अफगानिस्तान लगा हुआ और ये चाइना लगा हुआ। तो एक तो लद्दाख हो जाएगा जिसके साथ 3 देशों के, लेकिन लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलो इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, देखो ये सिक्किम ऊपर, ये इधर से कौन से देश से कनेक्ट है, सिक्किम नेपाल से, और इधर कौन सा देश है, ये भूटान हो जाएगा, और ऊपर कौन सा देश लगा हुआ है, चाइना लगा हुआ। तो एक तो सिक्किम भी हो जाएगा। सिक्किम की जो सीमा होगी वो भी 3 देशों के साथ लगती है, चाइना, नेपाल और भूटान। चलो इसके अलावा देखो यहाँ पे ये भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के इधर जो सीमा लगेगी वो भूटान की लगती है, ऊपर जो ये बाउंड्री लगेगी मैकमोहन लाइन जो है ये चाइना के साथ लगती है, और इधर वाला जो ये बॉर्डर लगेगा ये कौन से देश के साथ लगेगा, म्यांमार के साथ लगेगा। तो अरुणाचल प्रदेश भी भारत का वो राज्य होगा जो 3 देशों के साथ सीमा बनाएगा, सिक्किम भी 3 देशों के साथ, लद्दाख भी 3 देशों के साथ। इसके अलावा एक राज्य और देख लेते, देखो नीचे से ये राज्य आएगा, ये तो देश हो गया बांग्लादेश, इधर से एक राज्य आता है बिल्कुल यहाँ अंदर की तरफ डालेगा और ऐसे यहाँ से घूम जाएगा, ये है वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल आपके सामने है कि वेस्ट बंगाल भी भारत के 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। देखो इधर तो नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, इसके अलावा ऊपर जो लगेगा वो भूटान के साथ भी लग रहा है। देखो इधर तो नेपाल के साथ, ऊपर से कोना टच करके आ रहा है भूटान के साथ, और इधर बांग्लादेश तो है ही, क्योंकि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है इधर। तो वेस्ट बंगाल जो है वो भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पे 3 तो राज्य हो गए अपना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और एक केंद्र शासित प्रदेश। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। पहला ऑप्शन है मेघालय, तो मेघालय तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद JNK भी नहीं होगा, केवल पाकिस्तान के साथ लगता है। अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, और सिक्किम ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, है ना। अरुणाचल और सिक्किम दोनों ही 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, या बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, भारत का कौन सा राज्य हो। तो बांग्लादेश के साथ सीमा, अभी मैंने बॉर्डर अभी क्लियर किया था आपका बांग्लादेश वाला, कि कैसे आपको क्लियर कर लेना है। देखो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर कैसे, देखो ये है बांग्लादेश में, एक बार बना देता हूं आपको ऐसे करके। देखो ये इधर ये जो कंट्री है ये मान लेते हैं अपन बांग्लादेश, नदियों का देश भी कहा जाता है। अब कंट्री देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा जो राज्य देखेंगे भारत के, देखो इधर से राज्य आता है पूरा घूम के लगता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये जो कवर है ना, यहाँ से एक राज्य कवर है जिसका नाम है मेघालय, और ये ऊपर जो राज्य है यहाँ से लेके पूरा घूम के आके लगता है, ये लगता है असम, और ये जो अंदर की तरफ पूरा बांग्लादेश में ही बड़ा हुआ है ये है त्रिपुरा, और ये जो इधर जो राज्य है ये है मिजोरम, रेगुलर यूज मेडिसिन।
तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। तो मेघालय की सीमा बिल्कुल लगेगी बांग्लादेश के साथ, पश्चिमी बंगाल बिल्कुल लगेगा, नागालैंड ये भी नहीं लगेगा, और सिक्किम बिल्कुल लगेगा, सिक्किम भी लगता है। और नागालैंड यहाँ पे राइट आंसर जिसका हो जाएगा कि नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो इसके अलावा भारत की सथलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सथलीय सीमा लगती है भारत की, क्योंकि पाकिस्तान इधर गुजरात से लेके, अगर अपन ऐसे कंसिडर करें यहाँ से, तो गुजरात से लेके और ऊपर जम्मू कश्मीर तक इधर पूरा पाकिस्तानी लगा हुआ, सथलीय सीमा भी लगती है, समुद्री सीमा भी लगती है पाकिस्तान के साथ तो भारत की, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है मालदीव, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि मालदीव के साथ भारत की सथलीय सीमा नहीं लगती, केवल समुद्री सीमा लगती है, क्योंकि मालदीव जो है ना नीचे है, बिल्कुल भूमध्य रेखा से स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर कंट्री है, तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा लगेगी केवल। म्यांमार के साथ भी सथलीय सीमा लगती है, क्योंकि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की तरफ पूरा नागालैंड ही कवर कर रखा है। और अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, जो POL वाला पाक ऑक्युपाइड लद्दाख वाला जो एरिया, वो सारा अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत व चीन को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत व चीन को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो अब सभी को पता होगा मैक-मोहन लाइन है ना। भारत और चाइना के बीच में अगर जो बॉर्डर बनाती है ना, उस लाइन का जो नाम है वो मैक-मोहन नहीं करना है, मैक-मोहन है। मैक-मोहन लाइन, मैक-मोहन लाइन है भारत एंड चाइना, और भारत इस रेखा को मानता है लेकिन चाइना इस रेखा को नहीं मानता है। मैक-मोहन लाइन को डिसाइड किया गया था 1914 में। 1914 में निर्धारित हुई भारत और तिब्बत के बीच में, और तिब्बत उस समय चाइना कहता है कि उस समय तिब्बत को मैं देश नहीं मानता था ना, तो इस वजह से चाइना इसको नहीं मानता है। शिमला समझौता हुआ था भारत और तिब्बत के बीच में, इसलिए चाइना इस रेखा को नहीं मानता है। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश राज्य वाला जो बॉर्डर है ना, वो है मैक-मोहन लाइन। रेड क्लिफ के बारे में बात किया तो रेड क्लिफ है भारत एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। शून्य रेखा जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में अंदर की तरफ जो त्रिपुरा धसा हुआ है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो ये बॉर्डर है इसको जीरो लाइन कहा जाता है, शून्य रेखा। 2 बीघा गलियारा, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही एक रास्ता था, जो 2 बीघा एक टाइप का एक रास्ता बना हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था 2015 से पहले तक बहुत सारे बांग्लादेश के ऐसे इनक्लेव थे जो भारत के अंदर थे, गांव थे, और भारत के बहुत सारे ऐसे गांव थे जो बांग्लादेश के अंदर थे। मतलब ज्योग्राफिकल वो बांग्लादेश के अंदर थे, लेकिन प्रशासन वहां पे भारत कर रहा था। और भारत के बहुत सारे, बांग्लादेश के बहुत सारे गांव भारत में थे, पश्चिम बंगाल, असम में, जो कि बांग्लादेश प्रशासन कर रहा था भारत के भौगोलिक क्षेत्र में से। 2015 में कानून बना, लैंड बाउंड्री एक्ट एग्रीमेंट जो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। जो भारत में जो गांव थे ना बांग्लादेश के, बांग्लादेश ने भारत को दे दिया, और भारत में जो गांव थे वो वापस मतलब आपस में कर लिया कि ये जो गांव है यहाँ के लोग आपस में अगर जाना चाहते हैं बांग्लादेश तो बांग्लादेश में जा सकते हैं, बांग्लादेश से भारत आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन जमीन जो भारत में रहेगी ना बांग्लादेश की, वो भारत की हो गई, और भारत की जो बांग्लादेश में रहेगी ना वो बांग्लादेश की होगी। तो एग्रीमेंट हो चुका था, उसके बाद इसका कोई ज्यादा काम नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो मैक-मोहन लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग कितने घंटे पहले होता है? राइट आंसर 2 घंटा पहले ना, 2 घंटा हो जाएगा। देखो कैसे होगा 2 घंटा, जैसे इधर भारत का गुजरात राज्य है ये, और ऐसे चलेंगे यहाँ पे, ऐसे ये यहाँ पे ये भारत का है अरुणाचल प्रदेश राज्य, और ये है गुजरात राज्य। दोनों के समय में कितने घंटे का फर्क है? 2 आवर्स का फर्क है, 2 घंटे का। क्यों है? क्योंकि इस भारत में सूरज जो सबसे पहले जो उदय होता है ना, वो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। और अरुणाचल प्रदेश और इधर की अगर बात करें, ये अपन डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो देशांतर रेखा जाती है वो जाती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर।
ये रेखा जाती है। देशांतर रेखा जो होती है ना, उस समय मापने के ही काम आती है। और यहाँ से जो लाइन लगती है ना, देशांतर रेखा जो जाती है, लॉन्गिट्यूड जो लाइन जाती है, उसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब क्या होता है वो अभी निकाल के तो अपन नहीं दिखाएंगे कि कितने डिग्री में। अभी याद रख लेना आप कि जैसे ही पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है ना सूर्य के, तो 4 मिनट के बराबर, मतलब 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। अब यहाँ पे अपन माइनस करेंगे, मतलब 98 के समथिंग होगा, 68 ये, तो करीब करीब कितना डिफरेंस है, 30 का, 30 डिग्री। तो हमें पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो 30 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, 120 मिनट के बराबर। 120 मिनट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, 2 घंटा, 2 आवर्स। तो याद रख लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है IST, पूछा गया कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने डिग्री से भारत की समय रेखा मानी जाती है। 82.5 डिग्री, जो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से जाती है। देखो अभी बताया था मैंने कि गुजरात से 68.7 जाती है और अरुणाचल से 97 डिग्री 25 मिनट जाती है। इन दोनों के बीच का अगर आपने लेंगे तो यही निकल के आएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ से कंप्लीटली पूरे भारत का समय यहीं से नपता है, जो इलाहाबाद नैनी के पास से जो लाइन जाती है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होके जाती है। कितने राज्यों से होके जाती है? 5 राज्यों से होके जाती है। देखो यहीं देख लेते हैं एक बार अपन। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ऊपर से नेपाल से। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद जाएगी छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ के बाद जाएगी ओडिशा से, और उड़ीसा के बाद जाएगी अपना आंध्र प्रदेश से। ऐसे जाती है। तो ये वो 5 राज्य है जिनसे 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। ये वो 5 राज्य जिनसे 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। ये 82.5 डिग्री रेखा जो इन 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इनके अलावा अपन देख लेंगे, जैसे झारखंड हो गया, झारखंड से नहीं गुजरेगी, उड़ीसा से जाएगी, आंध्र प्रदेश से भी जाएगी और मध्य प्रदेश से भी जाएगी। तो इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको पता है कि कर्क रेखा जो होगी ना, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे यहां से जाएगी कर्क रेखा, भारत के 8 राज्य, सबसे पहले हो जाएगा गुजरात। इधर से अगर बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा ऊपर, फिर ये वेस्ट बंगाल आ जाएगा इधर, फिर बांग्लादेश चला जाएगा, बांग्लादेश को छोड़ देंगे, फिर यहां पे जो आएगा ये त्रिपुरा, और फिर त्रिपुरा के बाद रम वाला अपना मिजोरम। ये 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कितने डिग्री से जाते हैं? 23.5 डिग्री से जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जाती है। तो देख लेंगे, मिजोरम से भी जाएगी कर्क रेखा, है ना, पश्चिम बंगाल से भी जा रही कर्क रेखा, झारखंड से भी जा रही है, मेघालय से नहीं जाएगी क्योंकि मेघालय ऊपर की तरफ पड़ेगा, कर्क रेखा से नॉर्थ की तरफ पड़ता है मेघालय, तो मेघालय से कर्क रेखा नहीं जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। कथन कैसा है ये? असत्य है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसे अपनी अर्थ है, अर्थ पे अगर अपन बात करें, जैसे ये अपनी अर्थ हो गई, अर्थ पे अगर अपन बात करते हैं तो जो ऊपर से नॉर्थ से और जो साउथ तक जो आएगी ना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की जो तरफ जो रेखाएं खींची जाती है ना, ऐसे अगर आपने देखी होगी, ये जो रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब आपके सामने है, जब देशांतर रेखाओं में मतलब ये बीच में भूमध्य रेखा हो गई, जब देशांतर रेखाओं से, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की तरफ जा रहे हैं अपन, मतलब पोल है ये, और ये भी पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब भूमध्य रेखा से अगर अपन ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा घटेगी। यहाँ पे मैक्सिमम होती है जो इक्वेटर लाइन है ना, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा दूरी होती है 2 देशांतर रेखाओं की, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे, ये दूरी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ये कम होती चली जाएगी, ऐसे क्लोज हो जाएगी। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो कथन असत्य है,
बिल्कुल गलत होगा। कथन सत्य, बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जैसे जैसे अक्षांश, जैसे जैसे अपन इक्वेटर लाइन से पोल की तरफ जाएंगे नीचे या ऊपर, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा घटती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग कौन सी भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था? उर्दू, फारसी, ग्रीक, बिल्कुल सही, ग्रीक भाषा में सबसे पहले, रोमन जो लोग आए थे, ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक भाषा में किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी कोण या दक्षिणी नोक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? देखो ये भारत की मुख्य भूमि, मतलब भारत की मुख्य भूमि का मतलब जो लोक भारत है ना उसकी बात कर रहा, आइलैंड्स की बात नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार, उनकी बात नहीं कर रहा है, उनका अंतिम पॉइंट नहीं पूछ रहा है। ये भारत की मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट पूछ रहा है। मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे, ये जो तमिलनाडु राज्य है ना, तमिलनाडु राज्य में यहाँ पे एक स्थान है, कन्याकुमारी एक जिला है तमिलनाडु राज्य में, कन्याकुमारी एक जिला है, और कन्याकुमारी जिले के अंदर ही एक स्थान है केप कमोरिन। तो केप कमोरिन जो होगा वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। अब इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, यहाँ पे ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। देखो ये केप कमोरिन से भी नीचे की तरफ है, तो ये भारत का दक्षिणी बिंदु है जो अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। इंदिरा कोल जो होगा वो भारत का उत्तरी बिंदु होगा, जैसे जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे ये है इंदिरा कोल, तो इंदिरा कोल भारत का नॉर्दर्न पॉइंट होगा। पिगमिलियन जो होगा, पिगमिलियन याद रख लेना, इंदिरा पॉइंट का ही एक दूसरा नाम है, पिगमिलियन भी कहा जाता है, लाहिचिंग भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप कमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सथल का वह भाग जो तीनों ओर पानी से घिरा रहता है। देखो सथल का वह भाग, जैसे कोई भी सथल है, जैसे इंडिया को ही अपन देख लेते हैं, इंडिया को अगर देखें, भारत का अगर दक्षिणी भारत की अगर अपन बात करते हैं ना, दक्षिणी भारत की अगर अपन बात करते हैं तो इधर जो है ना वो अरेबियन सी है, अरब सागर है, और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अब देखो भारत के इधर भी पानी है, दक्षिणी भारत में इधर भी पानी है, और नीचे की तरफ भी पानी है, तो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ एरिया है। इसी वजह से तो साउथ इंडिया को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप भारत कहा जाता है, पेनिनसुला इंडिया कहा जाता है। पेनिनसुला उसी को कहा जाता है कि वो स्थल खंड जो तीनों तरफ पानी से घिरा होगा। और जो स्थल खंड, एक कोई स्थल खंड है, अगर उसके चारों तरफ अगर पानी है ना, चारों तरफ पानी है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है आइलैंड, द्वीप कहा जाता है। पठार किसको कहा जाएगा? पठार एक ऐसा हाई एल्टीट्यूड कोई एरिया है, कोई ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी कोई पीक नहीं है, जिसकी हाइट तो है लेकिन उसकी कोई पीक नहीं है, कोई चोटी नहीं, तो उसको अपन पठार कहेंगे। खाड़ी किसको कहेंगे? खाड़ी अगर कोई जल का कोई क्षेत्र है जो तीनों तरफ सतल से घिरा होगा, जैसे ये पानी है, यहाँ पे पानी है, पानी के तीनों तरफ अगर सतल है ना, तो इसको कहा जाता है गल्फ, खाड़ी कहा जाता है। और द्वीप में बता ही चुका हूँ, एक कोई सतलीय भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा होगा उसको आइलैंड कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है? देखो एक चीज यहां पे क्लियर कर लेते हैं अपन कि सबसे छोटा सबसे बड़ा दिन कैसे होगा। जैसे ये अपनी अर्थ हो गई ना, ये अपनी अर्थ हो गई, ये बीच से एक लाइन गई, इस लाइन को कहा जाता है भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, इक्वेटर सर्कल भी कहा जाएगा। वर्त विश्व में खींचा गया सबसे बड़ा वर्त यही है पृथ्वी पे। अब क्या होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रेखा होगी, ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री से जाएगी, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसको क्या कहा जाएगा? कर्क रेखा कहा जाता है, टैरोपिक ऑफ कैंसर। और ये 0 डिग्री से जाएगी जिसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है, और नीचे 23.5 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश से जाएगी, ये वो उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में, इसको कहा जाता है मकर रेखा। तो सूरज की जो स्थिति रहती है ना, सूरज की जो स्थिति रहती है ना, साल भर सूरज यहां से मकर रेखा से भूमध्य रेखा, भूमध्य से कर्क रेखा,
कर्क रेखा से वापिस मकर रेखा, मकर रेखा से वापिस भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से वापिस मकर रेखा। ये सूरज की स्थिति आपने सुना होगा, सूरज उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन, वो यही तो स्थिति है। देखो जून के महीने में सूरज जो होता है ना, जून के महीने में सूरज कर्क रेखा के ऊपर होता है, और भारत है यहाँ पे स्थिति, ये भारत है ये, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है, तो जून में सूरज बिल्कुल कर्क रेखा पे होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। जब जून में सूरज जब कर्क रेखा पे स्थित है ना, तो याद रख लेना, देखो ये पृथ्वी को बीचों बीच लाइन जा रही है, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा वो, जब सूरज जून में यहाँ पे होगा, सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध का। और जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध, मतलब यहाँ पे जब सूरज की लोकेशन यहाँ इसके सापेक्ष अगर रहेगा मकर रेखा, तो ये जो बातें हैं ये दिसंबर की, दिसंबर में सूरज यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, जब सूरज मकर रेखा पे होगा। और जब सूरज भूमध्य रेखा पे रहेगा ना, साल में 2 बार भूमध्य रेखा पे स्थिति आएगी, ठीक है, एक तो मार्च में, एक सितंबर में। तो जब भूमध्य रेखा पे सूरज होगा तो उत्तरी गोलार्ध का भी सेम, और दक्षिणी गोलार्ध मतलब, और दिन और रात बराबर रहेंगे, दिन और रात क्या रहेंगे, बिल्कुल बराबर रहेंगे जब सूरज भूमध्य रेखा पे रहेगा। तो साल में 2 बार दिन रात बराबर रहते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया, ये पूछा कि भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे दिन, जो बड़ा दिन होता है, जो छोटा दिन होता है, उसमें सबसे कम अंतर है। किस राज्य में सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम पाया जाएगा, तो सीधी सी बात है केरल होगा, क्योंकि उसी राज्य में सबसे कम अंतर पाया जाएगा जो सबसे नीचे होगा, है ना। कैसे होगा, देखो जो सबसे नीचे होगा उसमें सबसे कम अंतर कैसे पाया जाएगा। देखो ये नीचे से भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे से है कौन सी रेखा है, मकर रेखा, ये है मकर रेखा। और मकर रेखा पे जब सूरज होगा तो सबसे बड़ा दिन कहाँ का होगा, दक्षिणी गोलार्ध का, मतलब उत्तरी गोलार्ध का वो सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। तो लेकिन सूरज जब यहाँ पे आएगा तो ये सबसे छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध का। बराबर कब रहेगा, जब भूमध्य रेखा पे रहेगा। तो सबसे बड़ा जो दिन होगा ना, जब सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा दिन होगा, तो सबसे कम अंतर कौन से स्थान पे देखना पड़ेगा, जो भारत का सबसे साउथ में, और इनमें से सबसे साउथ में कौन सा है, केरल है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। अब देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दिसंबर के महीने में अगर अपन बात करें तो सूरज भारत में तो नहीं रहेगा, एटलीस्ट ये अपनी भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री, जो भारत के बिल्कुल नीचे से जाती है, और उसके नीचे से जाएगी कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिसंबर के महीने में सूरज कहाँ होगा, मकर रेखा पे होगा। और जब दिसंबर के महीने में सूरज मकर रेखा के सापेक्ष होगा, उस समय जब सूरज यहाँ पे है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा कि दिसंबर में महीने अधिकतम सूर्य प्रकाश, तो भारत में सूरज का प्रकाश कौन है दिसंबर के महीने में अधिकतम प्राप्त करेगा, सेम वही चीज जो सबसे दक्षिण में होगा। अरे दक्षिण में होगा वही तो सूरज का प्रकाश सबसे अधिक प्राप्त करेगा, क्योंकि सूरज यहाँ पे है। तो लेह की बात करें तो लेह तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि लेह तो सबसे नॉर्दर्न वर्तमान में यूटी है भारत का। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता यहाँ पे स्थित है ना। पुणे की बात करें तो पुणे यहाँ पे है। कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी यहाँ पे है। तो कन्याकुमारी सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। स्थान पूछा कि कौन सा स्थान इनमें से कहां पे है। देखो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है, दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है। और नेक्स्ट है कोडाई कनाल, कोडाई कनाल जो है वो हिल स्टेशन है, वो भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है वेलिंगटन, तमिलनाडु। और नेक्स्ट है लैश डाउन, ये भी हिल स्टेशन है, लैश डाउन भी उत्तराखंड में पड़ता है। लैश डाउन हिल स्टेशन उत्तराखंड में। एक हिल स्टेशन और याद रख लेना आप, डलहौजी, डलहौजी जो हिल स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर वो क्या होगा, ये होगा वेलिंगटन। वेलिंगटन के नाम से याद रख लेना। वेलिंगटन जो है ना, वेलिंगटन एक आइलैंड है, और वेलिंगटन आइलैंड भारत के कौन से राज्य में पड़ता है,
केरल में, वेम्बनाड झील के पास, वेलिंगटन द्वीप। लेकिन आपसे वेलिंगटन के आगे दी जगह अगर ना पूछा जाए, झील पूछ लिया जाए, वेलिंगटन झील कहाँ पे है, तो फिर इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा, है ना। लेकिन वेलिंगटन स्थानों का नाम पूछ रहा है, तो वेलिंगटन जो आइलैंड है वो कहाँ पे है, केरल में, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।